बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 8 जुलाई है, मंगल का दिन है एंड यमन इज नॉट कमिंग स्लो। यमनी होशियों की जानिब से जिस तरह से गुज़श्ता रोज से ऑपरेशन शुरू किए गए और पहला सबसे अहम तरीन उनका बहरी जहाज जो है उसको निशाना बनाया गया, मैजिक सीज, जो कि समंदर के अंदर उसको हिट किया गया और उसको समुद्र बर्द कर दिया गया। और ना सिर्फ ये, बल्कि जब इजराइल के जो जंगी जहाज हैं, जो उनके पायलट्स फिजाया वहां पर दोबारा से उनके ऊपर हमला करने के लिए गए, तो आगे से उन्होंने जदीद तरीन जो एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है उसके साथ उनको काउंटर किया। उनके एक जंगी जहाज को गिराने के हवाले से खबरें आई और फिर वो हमला उनका नाकाम बनाया गया और वो उसी हमले की नाकामी की सूरत में वापस भागने के ऊपर मजबूर हो गए। लेकिन अब उससे भी बड़ी खबर जो है वो सामने आ गई है और रात गए एक बार फिर से यमन की जानिब से जो है वो इजरायली जहाज को टारगेट किया गया है। बहरी जहाज जो समंदर के अंदर था, UKMTO जो कि ऑर्गेनाइजेशन है जितने भी मैरीटाइम्स ऑपरेशन है उनको देखती है, उसकी जानिब से इस बात की तस्दीक की गई और इन्होंने एक बार फिर से रात गए एक और जो इजरायली जहाज है उसको निशाने पे लिया। कैसे उसको हिट किया गया है, और अभी पहला ही जहाज जो कि उन्होंने जिस तरह से सुबह उसको हिट किया था वो समंदर के अंदर गर्क हो रहा था, डूब रहा था और उसकी वीडियोस भी आना शुरू हो गई हैं। और ऊपर से एक और कार्रवाई, ये किस तरीके से ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ये बड़ी अहम तरीन स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब जो गजा है, गजा के अंदर जो खून बहा है वो अब गले पड़ना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि जो फौजी हैं वो नफ्सियाती मरीज होने लगे हैं, वो ज़हनी सदमात से दो चार होने लगे हैं, जिसकी वजह से जो फौजी जवान हैं वो अपनी जानें ले रहे हैं, वो खुद सोची कर रहे हैं। और इस हवाले से जो तहलका-खेज रिपोर्ट जो सामने आई जिसमें जो जवान हैं वो ये कहते हैं कि उनको वो जो खून की बू है वो तंग करती है, जिसकी वजह से वो जिंदा नहीं रह सकते, वो अपनी मां से शिकायत कर रहे हैं। और फिर ना सिर्फ ये, बल्कि जो मज़ामत है वो हमलों में तेजी ला रही है। हमलों में तेजी लाते हुए उसकी जानिब से 36 जो फौजी हैं, इस्राएली फौजी, उनको निशाने पे लिया गया और एक जगह पे ऑपरेशन करते हुए 20 फौजियों को निशाने पे लिया गया। दूसरी जगह पे जब ऑपरेशन किया गया तो 16 वहां पर निशाने पे आए। कैसे ये ऑपरेशन लॉन्च किए गए, किस तरह से घात लगाकर और फिर डायरेक्टली उनको शवाज जो बमों का इस्तेमाल करते हुए उनकी डेटोनेटेड जो लगाकर गाड़ियों को निशाना बनाते हुए किस तरह से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, बड़ी अहम स्टोरी है, ये भी आपके सामने रखना। और फिर जो ईरानी सदर है उसके ऊपर कातिलाना हमले के हवाले से खबर है। पहले जो आयतुल्लाह अली खामनाई जो सुप्रीम लीडर है उनको कत्ल करने की प्लानिंग जो तरतीब दी जा रही थी, लेकिन अब एक बड़ा रिवील हुआ और ईरानी सदर पर कातिलाना हमले के हवाले से खबर है जिसमें मसूद पज़ेश्कियान जो है वो बाल बचे। लेकिन वो कैसे बचे, ये तमाम तर डिटेल्स बड़ी अहम है, वन पे वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आपने इस चैनल को भी उसी तरह से सपोर्ट देनी है, उसी तरह से प्यार देना है जिस तरह से आपने पिछले मेरे 2 चैनल्स को दिया। पहला बड़ा जो चैनल था 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स वाला, वो बैन हुआ, फिर दूसरा बना, उसको तो डिलीट ही कर दिया गया। अब इसकी भी रीच जो है वो कम कर दी गई है, लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही। आपने इसमें मैक्सिमम कमेंट जो है वो करने, अपना फीडबैक जो है वो आपने देना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें ताकि जो नेक्स्ट मेरी आने वाली वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो सिचुएशन है, जो हालात है, उसकी नजाकत को देखते हुए गुज़श्ता रोज जिस तरह से यमन की जानिब से ऑपरेशन लॉन्च किए गए और यमन ने जबरदस्त किस्म का हमला करते हुए अपनी एग्जिस्टेंस शो कर दी और उन्होंने रेड सी के अंदर जो इजरायली बहरी जहाज है उसको हिट किया। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो उसने तस्दीक की कि यमनी स्पीड बोट्स के साथ हमले की शदीद लड़ाई के बाद बल्क कैरियर मैजिक सीज जो है वो बहरे अहमर में डूब रहा है। एक तो ये खबर थी, लेकिन उससे भी बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। अभी रात गए यमन की जानिब से एक और हमला किया गया। यमन टारगेट्स एंड अदर शिप लिंक्ड टू द ज़ायनिस्ट एंटिटी इन द रेड सी। रेड सी के अंदर जो ज़ायनिस्ट हैं, सहूनी हैं, उनकी एक और उनके साथ लिंक जो बहरी जहाज है, उस शिप है, उसको टारगेट किया गया और यमनी होशियों ने बहरे अहमर के अंदर इसराइल से मुंसलिक एक और जहाज को निशाना बनाया और जहाज पर मुतअद्दिद रॉकेट से चलने वाले दस्ती बमों से हमला किया गया। और फिर जो UKMTO है उसने बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट जारी की इसको लेकर जिसमें बताया गया कि UKMTO, अल हुदैदा,
यमन से 51 नॉटिकल माइल मगरिब में एक वाक़े के मुतादद जो रिपोर्ट्स हैं वो मौसूल हुई हैं, और जहाज पर छोटे क्राफ्ट से मुतादद रॉकेट से चलने वाले दस्ती बमों से हमला किया गया है और हुक्काम तहकीकात कर रहे हैं। जहाजों को मशवरा दिया जाता है कि वो एहतियात के साथ नकलो हमल करें और UKMTO को किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला दें। ये जो है वो बाकायदा तौर पर पहला जो ये UKMTO की जानिब से ऑफिशियल जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है। मैंने कहा ये मैं आपके सामने रख दूं, लेकिन यहां तक बात नहीं रुकी है। जब हमले जारी हैं तो इसमें यमन की जानिब से जो हमले किए गए उसमें मिसाइल दागे जा रहे हैं इसराइल के ऊपर बाकायदा तौर पर, जिसमें तल अबीब है, एयरपोर्ट्स हैं, 2 बंदरगाहें हैं, फिर पावर स्टेशन हैं, वहां पर धमाकों को लेकर खबरें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं। और अभी इसराइल ने जिसे जो है वो कहा था कि ये प्रॉमिस्ड लैंड है, ये जो वादाशुदा सरजमीन है, अब ये कॉम्प्रोमाइज्ड लैंड जो है वो कहा जा रहा है कि समझौता शुदा हो गई है। मिसाइल गिर रहे हैं, हौसले पस्त हो रहे हैं और उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। दसियों हजार पहले ही रह चुके हैं, इस जंग के बाद ये सैकड़ों हजारों होंगे, और वो जानते हैं ये जमीन कभी भी उनकी नहीं थी। जिस तरह से अभी शुमाली गजा के अंदर ऑपरेशन हुए वो दिल दहला देने वाले थे और वो इनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा करने वाले थे। शुमाली गजा के बैत हुनून में फलस्तीनियों की तरफ से घात लगाकर हमले किए गए और किए गए हमलों के नतीजे में कम से कम पहला जो हमला था उसमें 20 इजरायली फौजी जो है वो निशाना बने, और फिर फौजी धमाका खेज आलात से लैस इलाकों में दाखिल हुए, और फिर जो धमाका खेज मवाद से लदी एक इजरायली गाड़ी को ATG से निशाना बनाया गया। मुतअद्दिद रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू, क्योंकि कल वो अमेरिका पहुंचे हुए हैं और वहां पर ट्रंप के साथ मुलाकात है, नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस के इशाइये के दौरान मुलाकात में गजा के अंदर जो सिक्योरिटी वाकया हुआ उसके हवाले से खबर सुनी, उसको बताया गया। लेकिन अभी जो फलस्तीनी मज़ाहमत है उसकी जानिब से बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि दुश्मन फौजियों की लाशें और बाकियात अल्लाह के हुक्म से जब तक ये अपनी जारहियत और हमारे अवाम के खिलाफ जो जंग जारी रखेगा, एक मुसलसल और मुस्तकिल हकीकत जो है वो बनी रहेगी। जबकि दूसरी जानिब इजराइल मीडिया ने रिपोर्ट किया, बताया कि गजा के अंदर हमले में जो मज़ाहमत की जानिब से कम 2 इजरायली फौजी हलाक हुई, 3 फौजी लापता हुए, जख्मियों की तादाद 24 तक पहुंच चुकी है। लेकिन इजरायली मीडिया के मुताबिक अल-क़स्साम ने एक इजरायली टैंक और उससे बचाने के लिए आने वाले फौजियों को निशाना बनाया, और अल-क़स्साम की जानिब से इलाके के अंदर पहुंचने वाली जो दूसरी इजरायली रेस्क्यू टीम पर भी हमला किया गया। लेकिन IDF अब भी 3 लापता फौजियों की तलाश कर रही है, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो गायब हो चुके हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग जो है वो नहीं लगाया जा सका। जबकि लेबनान और गजा की जंग से शदीद नफ्सियाती सदमे के बायस जो इजरायली फौजी हैं वो अपनी जानें ले रहे हैं। ये एक छोटी सी बात नहीं है। आप अंदाजा करें कि किस हद तक, देखें आपने जब इस तरह से खून की होली खेली हो और उसके बाद आप किस स्टेज के ऊपर आ गए हैं कि आप ज़हनी तौर पर इतने दबाव का शिकार हैं कि आप काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। आप जो है वो इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बच नहीं पा रहे हैं। और फिर अभी जो इजरायली फौजी है डैनियल एडवी, उसने खुदसोजी की और अपनी जान ले ली, जबकि उसने जो अपना आखिरी नोट था उसमें लिखा कि अपनी मां को उसने लिखा, मां मैं लाशों को सूंघना नहीं रोक पा रहा। मतलब वो जो दिमाग के अंदर एक खौफ और ऐसी एक यूं कह ले के एक सिचुएशन में वो ट्रॉमा के अंदर जा चुका था कि वो अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इस वजह से उसने अपनी जान ले ली। लेकिन यहां पर जो अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स है और हाँ, यहां पर जो दूसरी जानिब पे जो शुजाइया के इलाके में मजीद 16 जो फौजी हैं वो निशाना बने, टोटल 36 की तादाद, ये 2 ऑपरेशन जो है वो वहां पर हुए। लेकिन यहां जो अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर है उसने कहा कि अमेरिकी अवाम समझते हैं कि नेतन्याहू की तरफ से फलस्तीनी अवाम के खिलाफ लड़ी जाने वाली जो ये जंग है निहायत गैर इखलाकी है और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। लेकिन यहाँ एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैनल 13 जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है और उसने बताया कि ट्रंप एंड नेतन्याहू टू डिस्कस अ पॉसिबल डील विद हमास इन कमिंग डेज। और ये कहा जा रहा है, चैनल 13 ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप और नेतन्याहू ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक मुमकिन डील जो कि हमास के साथ की जाए अगले दिनों में इस हवाले से रिवील होगा। लेकिन नेतन्याहू विल डिमांड, नेतन्याहू क्या डिमांड करेगा?
जीरो यूरेनियम एनरिचमेंट इन ईरान, ईरान के अंदर जीरो एनरिचमेंट हो। नंबर 2, फुल इजरायली फ्रीडम ऑफ मिलिट्री एक्शन इनसाइड ईरान। वो जो यहां पर दो पॉइंट्स जो है वो डिमांड कर रहा है और ट्रम्प से डिमांड कर रहा है कि एक तो ईरान के अंदर जीरो एनरिचमेंट होनी चाहिए, यूरेनियम अफसूदगी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, फुल इजरायली फ्रीडम होनी चाहिए, इसराइल को मुकम्मल तौर पर आजादी होनी चाहिए कि वो जब चाहे जिस वक्त चाहे ईरान के अंदर जाकर कार्रवाई कर सके और फिजाई हुदूद की उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट हासिल हो। हैरानी है कि कौन है जो इस बात को तस्लीम करेगा, या ईरान जो है क्या वो उसके लिए पॉसिबल होगा कि वो इस सिनेरियो के अंदर इसकी इस बात को तस्लीम करे। लेकिन हाँ, दूसरी जानिब जो सिचुएशन है उसको अगर देखा जाए तो जिस तरह से ईरानी प्रेसिडेंट हैं पेज़ेश्कियान, उन्होंने बहुत से तहलकखेज इंकशाफात भी किए और अभी द गार्डियन की जानिब से रिपोर्ट किया गया। द गार्डियन रिपोर्टेड दैट इरानियन प्रेसिडेंट सेज इजराइल ट्राइड टू असैसिनेट हिम। तो ईरानियन प्रेसिडेंट जो पेज़ेश्कियान है उन्होंने बताया कि इजराइल की जानिब से उसको कत्ल करने की कोशिश की गई। मसूद पेज़ेश्कियान डिड नॉट स्पेसिफाई वेदर alleged एयर स्ट्राइक ऑन मीटिंग ही वाज होल्डिंग वाज ड्यूरिंग रीसेंट वॉर। उसने कहा कि जो मसूद पेज़ेश्कियान है उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, मखसूस वो पॉइंट नहीं बताया कि कहां पर उनके ऊपर हमला करने की तैयारी की, कि क्या वो मीटिंग के अंदर थे और रिसेंटली जंग के अंदर जो मीटिंग के दौरान जो वहां पर डिस्कशन चल रही थी वहां पर क्या उनको टारगेट करने की कोशिश की गई। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि इसराइल ने कई बार मुझ पर कातिलाना हमले की कोशिश की लेकिन हर बार वो नाकाम रहा। ईरान ने पिछले 200 सालों में किसी भी मुल्क पर हमला या कब्जा नहीं किया। जब हम कहते हैं कि अमेरिका मुर्दाबाद तो इसका मतलब अवाम या फिर हुकूमती अफराद की मौत नहीं होता। क्या आपने कभी सुना है कि किसी ईरानी ने किसी अमरीकी को कत्ल किया हो? तो ये उन्होंने कहा, लेकिन यहां उन्होंने बड़ा दो टोक अंदाज में कहा कि ये सिनेरियो ऐसा है कि हम यहां पर खामोश नहीं रहेंगे, मामलात को आगे बढ़ाएंगे, हर सूरत बढ़ाएंगे और देखना यह है कि सिचुएशन को डील कैसे किया जाता है और हालात को डील कैसे किया जाता है। उन्होंने कहा मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, मैं अपने मुल्क के लिए किसी भी वक्त अगर मेरी जान की जरूरत हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हां, एक्सियोस ने रिपोर्ट किया कि अगर ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को बहाल करता है तो ईरान जो इजराइल मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है और हुकाम का ख्याल है कि ट्रंप उसकी हिमायत कर सकता है। और फिर इसराइली वज़ीर दिफा कार्ट्स ने भी कहा कि वो ईरानी सलाहियतों की बहाली को रोकने के लिए निफाज के मंसूबे पर इंप्लीमेंटेशन का मंसूबा बना रहे हैं और इस खदशे का इजहार करते हुए कि कुछ ममालिक इनकी बहाली में ईरान की मदद भी कर रहे हैं। और रूस का कहना है कि वो ईरान को शहरी इस्तेमाल शुदा जो अफजुदा यूरेनियम फराहम करने के लिए तैयार है। ईरान के मौक़िफ़ को अपनाने की बजाय अफजुदगी ईरान के अंदर होनी चाहिए। क्रेमलिन ने जीरो अफजुदगी की मगर भी जो वेस्ट पोजीशन है उसका इंतखाब किया। तो ये रूस की भी जो एक पॉलिसी है वो खुलकर सामने आ गई है कि जिस तरह से रूस के हवाले से तवक्कुआत ईरान को थी अब वो हाक होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वो ईरान के साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा। जबकि दूसरी जानिब जो इस वक्त चाइना है, चाइना भरपूर तरीके से ईरान की सपोर्ट में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह कि आने वाले दिनों में किस तरह से पूरे का पूरा मंजरनामा जो है उसको तब्दील किया जाता है और उसको ईरान अपने हक में कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो सिफारती तौर पर एक बड़े पैमाने के ऊपर कामयाबियां समेटता दिखाई दे रहा है और मॉडर्न तरीके से सियासत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ आम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके सामने रख दी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।